Hello everyone. Today our discussion topic is hypertension. ओके तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी जो हमारी लास्ट वीडियो में रह गई थी। ओके तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे कुछ जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो बीपी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि ये जो जितने भी फैक्टर हैं ये किस तरह से बीपी पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, किस तरह से ये बीपी को हमारे इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फैक्टर लेते हैं एक्सेस सोडियम इनटेक। इफ़ अगर कोई पर्सन आप देखते हैं कि उसका सोडियम इनटेक ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा कि जो रीनल में उसका रिटेंशन होगा, मतलब वो ज़्यादा जितना उसने लिया है उतना वो सिक्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमारी किडनी क्या करती है कि जितना उसको सोडियम को यूरिन में निकालना है उतना ही निकालेगी, ठीक है। ये बात हो गई, सोडियम रिटेंशन हो रहा है। उसके सोडियम रिटेंशन होने से जो फ्लूइड है, फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो जो प्री लोड है वो हमारा बढ़ रहा है। प्री लोड क्या है, जो भी ब्लड फ्लो जा रहा है ना हार्ट को, जो हमारे एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम में, वो प्री लोड जो है इंक्रीज होगी, ठीक। प्री लोड इंक्रीज होगा तो अब कार्डिक आउटपुट क्या होगी, ज़्यादा, मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट इन 1 मिनट, तो वो तो बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ा। नेक्स्ट फैक्टर हम देख रहे हैं फ्यूअर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन अगर कम हो गए कोई भी डिसीज कंडीशन के कारण तो क्या करेंगे, वो फिल्ट्रेशन का जो सरफेस एरिया, ठीक है, अब मान लीजिए कि सरफेस एरिया इतना था, नेफ्रॉन ने इतना सरफेस एरिया घेरा हुआ था, ठीक, जो मेरा ये है, इतना इन्होंने सरफेस एरिया था इनका। अब प्योर हो गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक, आधा हो गया, तो यहाँ से जितना फ्लूइड पास हो पा रहा है, ठीक है, इतना ही आगे यूरिन बन पा रहा है। तो बाकी का जो बचा है, जो यहाँ पे है, वो क्या है, वहीं पे रहा, ठीक है। तो वो चीज़ भी क्या कर रही है, यहाँ का सोडियम तो यहाँ ही रहा, ठीक है, वो वापस चला गया, वो सेल में गया, हटके गया, ठीक है। तो वो चीज़ें जाके हमारे सोडियम के लेवल को इंक्रीज कर रही हैं, और सोडियम जाके हमारा फिर से वही फ्लूइड वॉल्यूम और प्री लोड को इंक्रीज कर रहा है, जो जाके हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ा रहा है। तीसरा फैक्टर यहाँ पे है स्ट्रेस। स्ट्रेस में 3 पॉइंट्स हैं, एक तो सरफेस एरिया डिक्रीज होना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, और रास का एक्टिविटी। जो रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। तो रास का मैं सॉरी हम पढ़े क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी हो गई है इसकी, तो ये कॉन्ट्रैक्टिविटी इंक्रीज कर रही है हार्ट की, ठीक है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो, उसकी वजह से हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, हार्ट ज़्यादा जल्दी से पंप करे, उसको कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टिविटी इंक्रीज करना। अब यहाँ पे रेनिन किस तरह से हमारा बीपी को बढ़ाएगा, तो ये बढ़ाएगा हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन की करने का फंक्शन है उसको अल्टर करना, ठीक। तो फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिससे क्या है, हमारी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ओके। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, हमारा ये जो है कॉन्ट्रैक्शन पे इम्पैक्ट होने से। आगे है, अगले फैक्टर्स हैं जेनेटिक अल्टरनेशन। अगर मेम्ब्रेन पे अल्टरनेशन आ गया है सेल मेम्ब्रेन पे, तो वो 2 तरह से इफेक्ट डालेगी, एक तो कॉन्ट्रैक्शन पे और तीसरा स्ट्रक्चर हाइपरट्रॉफी करेगी, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर जाके हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। और इसके बाद आया ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या हुआ, हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया, जो हमारा स्ट्रक्चर हाइपरट्रॉफी कर रहा है। थर्ड है इसमें एंडोथेलियम। एंडोथेलियम 2 तरह से काम कर रहा है, एक तो है स्ट्रक्चर
कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा फंक्शनल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है स्ट्रक्चरल हाइपोट्रोफी। तो ये जाके हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। ओके, तो एक बार अच्छे से इसको इरेज कर देते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देख लिया किस तरह से हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा। तो सोडियम रिटेंशन हो गया, और फ्यूरोनेफ्रॉन हो गया, स्ट्रेस हो गया, और जेनेटिक फैक्टर हो गया, ओबेसिटी हो गई, और एंडोथेलियम हो गया। तो ये फैक्टर है जो हमारे बीपी को इंक्रीज करते हैं। तो इन फैक्टर पे अगर हम वर्क करें, इनको अगर हम कंट्रोल करें, तो हम अपना किसी भी पेशेंट या घर पे या हॉस्पिटल में उस तरह से हम पेशेंट का बीपी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, नीचे इन्होंने लिखा है ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग यही है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि बीपी इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो यही है कि अगर हमारा जिस इन फैक्टर से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर रही है वो हमारे बीपी को इंक्रीज करेगी, और जिन फैक्टर से पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है वो हमारा दोनों जाके बीपी को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपस में ऑटो रेगुलेटर है, दोनों कार्डिक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर कार्डिक आउटपुट बढ़ गई तो क्या करना पड़ेगा, हार्ट को कंपनसेट करने के लिए हमारे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा बीपी मेंटेन होगा। तो ये जो फैक्टर है, तो ये वाले अपना ध्यान में रखिए। ओके, आगे बढ़ेगी। जो लास्ट वीडियो में मैंने छोड़ा था, जो नहीं मिला था मुझे टेबल, तो ये है टेबल, चार्ट है, सॉरी, रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। कौन से फैक्टर हैं जो कार्डिक हार्ट की प्रॉब्लम के लिए रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटिक मेलाइटिस, इंक्रीज रेनल इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन, ओबेसिटी, ठीक है, और फिजिकल इनएक्टिविटी है, एज, ये एक डेटा है जिसमें ये देखें, अगर मेल्स जो 55 ईयर ओल्ड्स हैं उनमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, ज़्यादा रिस्क है उनको हाइपरटेंसिव होने का, और फीमेल जो है हमारी 65 है। इन फैमिली हिस्ट्री है अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ की, तो वो भी एक वो फैमिली भी, उनके फैमिली मेम्बर्स भी क्या है, हाइपरटेंसिव के लिए प्रॉन है। ठीक है, मतलब उनको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और नेक्स्ट है हमारा टारगेट ऑर्गन डैमेज और क्लिनिकल कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो क्या क्या है टारगेट ऑर्गन डैमेज में, हार्ट डिसीज में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हुआ है, एंजाइना, प्रीवियस मायोकार्डियल इंफेक्शन, प्रीवियस कोरोनरी वेस्कुलराइजेशन और हार्ट फेलियर, ये भी रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन का। मतलब ये सारे रिस्क फैक्टर, हाइपरटेंशन इनके लिए रिस्क फैक्टर है। ठीक है, क्या क्या डिसीज हो सकती है, आगे है स्ट्रोक, कोरोनरी डिसीज, पेरिफेरल आर्टरियल डिसीज एंड रेटिनोपैथी। ओके, आई होप यू guys understand these things। इसीलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का है कि हाँ किस तरह से हम रिलेट कर रहे हैं, मतलब पैथोफिजियोलॉजी को। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट कि हम अपने लेवल पे हम क्या करेंगे, मैं जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के हिसाब से आप क्या करोगे। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे क्या है, गोल ऑफ हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेथ। ठीक है, तो हमारा गोल क्या है कि प्रिवेंट करना पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे स्ट्रोक का प्रॉब्लम ना हो, एंजाइना MI का प्रॉब्लम ना हो, और वो डेथ ना हो पेशेंट का। ठीक है, तो हमारा गोल है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, to prevent complications by achieving and maintaining the arterial blood flow BP at lower than the 140 by 19 mHg। ठीक है, और ये जो ये एक कमेटी है JNC, तो इनका क्या है, सेवन स्पेसिफिक लोअर गोल, मतलब उनका गोल है कि 130 बाई 80 mmHg से कम BP होना चाहिए विथ डायबिटिक मेलाइटिस और क्रोनिक किडनी डिसीज के पर्सन पीपल के, which is defined as either a reduced glomerular filtration rate resulting in serum creatinine level greater than 1.3 mmHg in women and greater than 1.5 mg per day in male। तो ये क्या कह रहे हैं कि कैसे मतलब हो सकता है, विच इज़ डिफाइंड एज आइदर रिड्यूस करना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और रिजल्टिंग इन सीरम केराटिन उनका कितना होना चाहिए, 1.3 ग्रेटर देन 1.3 mg per day in women और ग्रेटर देन 1.5 mg per day in men, और albumin is greater than 300 mg d। The optimum management plan is one that is inexpensive, simple, and causes the least possible distribution in the patient life। मतलब जो भी हमारा प्लान होगा वो इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा खर्चीला नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल एंड cause the least possible distribution in the में पेशेंट की लाइफ में ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो जाए, तो हमारा ऐसा गोल हो जाए। द मैनेजमेंट ऑप्शन ऑफ द हाइपरटेंशन इज समराइज्ड एंड जो हमारा ये फिगर है देखते हैं आगे, तो वहाँ पर उनकी पूरी लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मेथड फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज भी हुई है और पढ़ लेंगे। तो टेबल में क्या ये जो टेबल है दूसरा एक फिगर है, दूसरा टेबल उसमें समराइज किया है रिकमेंडेशन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होगी। द क्लिनिकल यूज the algorithm with the risk factor assessment data and the patient's blood pressure categorized to use initial and subsequent treatment plan for the patient। Research finding demonstrate that the weight loss मतलब यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या रिसर्च फाइंडिंग हुई है। ठीक है, इसको रिलीज कर देते हैं। रिसर्च फाइंडिंग डेमोन्स्ट्रेट है, हमें बताती है कि वेट लो होना चाहिए, रिड्यूस अल्कोहल, सोडियम इंटेक कम। ठीक है, रिड्यूस्ड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आर इफेक्टिव लाइफस्टाइल अडेप्टेशन टू रिड्यूस द बीपी। ओके, तो ये हमारे हम जब प्लान करेंगे पेशेंट को डिस्चार्ज, तो ये चीज़ें उनको ज़रूर बतानी है। उस टाइम हमारे पास कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए उसका बीपी 127 या 28/80 है, तो हमें बोलना है कि आपको ये चीज़ों पे काम करना है। जैसे कि आपको अपना बेटा अगर ओबीएस है पेशेंट, तो उसको वेट लॉस के लिए होना, अल्कोहल लेता है रेगुलर उसके अल्कोहल को रिड्यूस करवाएं, सोडियम इंटेक को रिड्यूस करवाएं, उसको बोले रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो ये सब चीज़ें जो है लाइफ स्टाइल चेंज करने से रिड्यूस दी ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब आगे हमारा है स्टडी आल्सो शो दैट डाइट हाई फ्रूट वेजिटेबल्स एंड
low fat diet product can prevent the development of hypertension and and तो can ये क्या prevent the development of hypertension, okay, hypertension, and can lower the can elevate the can lower the BP। तो आपको ये तो चीज़ें नॉर्मल ही पता है कि क्या क्या चीज़ हमें हाई ब्लड प्रेशर से बचा सकती है। डाइट, एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, दूसरा हो गया डाइट। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो टेबल नंबर 32.3 पे है, डैश, जो है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइट, ठीक है, डैश का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो डैश कहाँ है? दिस इज अ डाइटरी अप्रोच, डाइट को लेके अप्रोच की टू स्टॉप द हाइपरटेंशन, ठीक है, विच वी शो टू लो बीपी प्रेशर एंड पीपल हु फॉलो, ठीक है, जिन्होंने फॉलो किया उनको इफेक्ट मिला है। कहाँ होगा? हाँ, तो ये है हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन टू प्रिवेंट एंड मैनेज द हाइपरटेंशन, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन मतलब रिड्यूस वेट में रिडक्शन के लिए क्या बोला जाता है? मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। हाउ टू मेंटेन? रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट करना है, रेगुलर वेट चेकअप, मतलब 1 वीक में वेट चेक करना है कि हमने क्या किया, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी, फिर आपके वॉकिंग करना है, जो पेशेंट इंटरेस्टेड है उस टाइप का एक्सरसाइज आपको बताना। तो उसका गोल क्या है? यहाँ पे गोल ऑफ SBP रिडक्शन रेंज क्या है? स्टैंडर्ड बीपी, मतलब अगर कोई पर्सन उसका 10 kg वेट है, मतलब 100 kg वेट है, तो उसका बीपी में मतलब 10 kg रिड्यूस कर रहा है, तो उसका वेट कितना, 10 kg वेट रिड्यूस कर रहा है तो उसका बीपी इतना रिड्यूस होगा। ये चीज़ है यहाँ पे, मतलब 5 to 10 mmHg पर kg रिडक्शन इसका, ठीक है, इस तरह से रिडक्शन का रेंज है। अगला है हमारा डैश का, अडॉप्ट डैश टू स्टॉप द हाइपरटेंशन, ठीक है, टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। तो डैश डाइट के बारे में, एंश्योर अ डाइट rich in fruit, vegetables, low fat dietary products with the low fat dairy product with reduced content of saturated and total fats। तो ये जो दो फैट्स है ना, सैचुरेटेड फैट्स और टोटल फैट जो है, ये कम होनी चाहिए उस डाइट में। ओके, एक तो उसका रिच ऑफ फ्रूट हो गया, मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स होने चाहिए, और दूसरा सैचुरेटेड फैट पे ध्यान देना, सैचुरेटेड और टोटल फैट पे, ट्रांस फैट ले सकता है वो, बट ये दोनों फैट्स का रिडक्शन करना। तो उसका क्या है, अगर ऐसा करेगा तो वो उसका बीपी 8 to 14 mmHg कम होगा। अगली अप्रोच है हमारी डाइट सोडियम रिडक्शन, ठीक है, डाइट में क्या है, डाइटरी सोडियम रिडक्शन, रिड्यूस सोडियम intake to more than 100 millimole per day, that is, ये कहना चाह रहे हैं अबाउट 2.4 ग्राम सोडियम या 6 ग्राम क्लोराइड, ठीक है, इतना ही लेना है उसे, इतना ही लेना है, ठीक है। तो ये इससे करने से 2 से 8 ग्राम उसका 2 से 8 mmHg उसका वेट बीपी डिक्रीज होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, अगर पेशेंट इतना ही सोडियम इंटेक करता है ना, 2.4 ग्राम ही, तो उसका बीपी 2.8 से 8 तक कम हो सकता है, 2 से 8 mmHg कम हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी किस तरह से, इंश्योर इन रेगुलर एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी सच एज मतलब वॉकिंग,
walking at least 30 minutes per day, most day of the week। मतलब उसको लगातार 30 मिनट के लिए रनिंग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या करेगी, इसकी 4 to 9 mmHg का रिडक्शन लेके आएगी। अगला है मॉडरेशन इन दी एल्कोहल कंजप्शन। अगर कोई पर्सन एल्कोहल लेता तो क्या उसको कंट्रोल करने से क्या होगा, हमारा 2 से 4 mmHg बीपी में रिडक्शन आएगा। लिमिट कंजप्शन टू नो मोर देन 2 ड्रिंक पर डे, मतलब 2 से ज़्यादा ड्रिंक नहीं लेना है। इसका एग्जाम्पल मतलब 24 ऊंस, ठीक है, बियर लेना है, या 10 ऊंस का वाइन लेना है, ठीक है। अलग अलग है, जैसे बियर है तो 24 बोल सकते हैं उसको, 10 है तो सॉरी वाइन है तो 10 ऊंस का लेना है, ठीक है। 3 ऊंस को लेना है किसका, विस्की का। तो अगर वो 80 प्रूफ है, मतलब 80%, तो आई डोंट नो व्हाट इज 80, but I think this is a whiskey that a person will drink 3 ounce, okay, in a day. In the most male and to know more than 1 drink per day uh, in a woman and lighter weight people, okay। तो ये था लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। तो मेडिकेशन यूज फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड वॉल्यूम और स्ट्रेंथ एंड रेट ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। तो इन पे हमारी मेडिकेशन काम करती है। किन किन पे, एक तो करेगी डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड फ्लो को डिक्रीज करेंगी और स्ट्रेंथ करेंगी हमारी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ करेंगे। फॉर पेशेंट विद uncomplicated hypertension and no specific indication for another medication, the recommendation initially medication include diuretic। तो अगर ऐसे पेशेंट है तो जो uncomplicated hypertension, no specific indication for other medication, ठीक है, तो उसको ऐसे पेशेंट को डायरेटिक देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, या बोथ दोनों ही देंगे। इफ अ पर्सन एट अ फर्स्ट गिवन लो डोज ऑफ मेडिकेशन, ठीक है, पर्सन पेशेंट आर फर्स्ट गिवन तो सबको लो डोज देंगे। इफ द बीपी डज नॉट फॉल टू लेस देन, मतलब इससे कम नहीं हो रहा है, ठीक, फॉल नहीं कर रहा, द डोज विल बी इंक्रीज ग्रेजुअली एंड additional medication are include as necessary to achieve the control, ठीक है। तो हम अगर नहीं हो पा रहा है, मतलब एक पेशेंट है उसका बीपी इतना इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको लो डोज दे रहे, नहीं हुआ उसका बीपी, फिर डोज इंक्रीज करें। अगर उससे भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो हम उसके साथ कॉम्बिनेशन कुछ और अनदर डोज इंक्लूड करें। टेबल 32.4 describe the various pharmacological agents that are recommended for the treatment of hypertension, ठीक है, वो हम देखते हैं आगे चलते। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लेस देन 140 mmHg फॉर एटलीस्ट 1 year, रेगुलर रिडक्शन ऑफ टाइप एंड डोज ऑफ मेडिकेशन इज इंडिकेटेड। सॉरी ग्रेजुअल, मतलब सॉरी क्या हुआ, उसका बीपी क्या हो गया है, लेस हो गया, 140 से लेस हो गया 1 साल के अंदर, तो हमें उसके बाद क्या करना है, उसकी ग्रेजुअल रिडक्शन करना है, रिडक्शन ऑफ टाइप एंड डोज, जितना जो टाइप दे रहे हैं उतना डोज दे रहे हैं उसको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट, टू प्रमोट compliance, clinical type clinicians try to prescribe the simple treatment schedule possible, ideally 1
पिल वंस ईच डे। तो ये भी हम उसको मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं धीरे धीरे ऐसे करके। टेबल था हमारा, टेबल था, मैं देख लेती हूँ कहाँ था 32.4, तो डैश है तो एक बार पढ़ लेंगे 2.4। कहीं पे छोड़ दिया क्या मैंने? ओके, तो इसको अगर मिलेगा तो 30.4 के नीचे, हाँ तो लास्ट में आके पढ़ते हैं, ठीक है इसको। ये जो हमारा टेबल है, पहले हम इसको ऊपर ही ख़त्म कर देते हैं ना, तो हम पढ़ेंगे। आपको समझ आ गया कि क्या कौन सी हम मेडिकेशन मतलब हाँ जब हम देंगे तो देखना है हमें क्या दे रहे हैं, डायरेटिक्स दे रहे हैं या बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं। आगे जीरोनोटोलॉजिकल कंसिडरेशन, इसमें क्या है? हाइपरटेंशन, पार्टिकुलरली elevated systolic BP, the increase the risk of death, stroke and heart failure in the people older than 50 year, and treatment reduce this risk। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि हम एक जीरोनोटोलॉजिकल के बेस पे हम बता रहे हैं कि हाइपरटेंशन क्या है, कि क्या है एलिवेटेड सिस्टोलिक बीपी। तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ, स्ट्रोक एंड हार्ट फेलियर। कौन से पर्सन में? जो ओल्डर देन 50 ईयर्स है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं ट्रीटमेंट के यूज से। ट्रीटमेंट रिड्यूस दिस रिस्क फैक्टर, ठीक है। हाइपरटेंशन के ये जो जितने मैंने आपको बताए रिस्क फैक्टर, लाइक यंगर पेशेंट, ओल्डर पेशेंट शुड बिकम ट्रीटेड विद लाइफस्टाइल, ठीक है, modifications। If medication are needed to achieve the blood pressure goal less than 140 by 90 mmHg, the starting dose should be half than used in the younger patient। तो हम जब यंगर पेशेंट में अगर बीपी इंक्रीज है तो हमें ओल्डर पेशेंट के हिसाब से उसको हाफ कर देना, क्योंकि जो यंगर पेशेंट है उसका तो हम बीपी जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर टू द पीपल बिटवीन द एज 55 to 80, जो हमारे एज इस बीच की जनता है, there has been much less research on hypertension treatment and appropriate goal in a person over the age 80। तो हमें इस पे हमें लेस रिसर्च मिलेगी इस एज ग्रुप में, ठीक है। रिजल्ट फॉर randomized controlled trial in the participants over the 80-year age demonstrate a significant reduction in the stroke or all cause of mortality, cardiovascular mortality and the heart failure in a particular treatment in the participant treated with मतलब डाययूरेटिक एंड द एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम। तो हमने ये देखा कि अगर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, डाययूरेटिक का यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें रिड्यूस कर रही हैं। ये दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल करने से हमारी स्ट्रोक हो गया या ऑल मोर्टेलिटी हो गई, ऑल काज ऑफ मोर्टेलिटी हो गई, कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी और हार्ट फेलियर के जितने भी केसेस आते हैं ओवर 80 ईयर पेशेंट, वो कम है, रिड्यूस हुए वर्सेस से पहले प्लेस हुआ जहाँ पे हुआ है। Because previous research finding suggest that excessive blood pressure may lead to adverse event in the adverse what is this man adverse where we are adverse event in the person over the age of 80, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्च ने बोला अगर एक्सेसिव ब्लड हुआ ना, मतलब मे बी उसका दैट एक्सेसिव ब्लड
क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट करता है, ठीक है, उनमें सर्च के हिसाब से। स्टडी ऑथर रिकमेंडेड एंड यूज टारगेट ब्लड प्रेशर 150 to 80 mmHg। ओके, तो दिस इज कुछ डाटा है जो हमारे, हम इस पे नहीं चर्चा कर रहे। आई थिंक हमने ये छोड़ दिया था डैश, ठीक है, जो हमारे, अब एक बार पढ़ लेते हैं व्हाट इज द डैश। सो क्या क्या आएगा डैश में, तो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन डाइट, डैश डाइट में। तो यहाँ पे क्या पेशेंट को देंगे, फूड फूड ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ सर्विंग पर डे, ग्रीन्स एंड ग्रीन्स प्रोडक्ट क्या है, 7 to 8 सर्विंग दे सकते हैं, मतलब उसको खाने को इतना कटोरी कहने का मतलब। वेजिटेबल्स 4 से 5, फ्रूट्स 4 से 5, लो फैट और फैट फ्री डाइटरी फूड 2 to 3, मतलब कि लो फैट, जैसे कि मिल्क देंगे तो उसको स्किम्ड मिल्क देंगे, उसका जो मलाई होती है ना ऊपर का की मिल्क क्रीम होती है मिल्क की, उसको निकाल देंगे, ठीक है, ठंडा होने के बाद उसकी मलाई को निकाल के उसको वो देंगे, तो उसको कहते हैं स्किम मिल्क। एक बार निकालो, 2 बार, 3 बार, तो उसका सारा का सारा फैट निकल जाता है, ठीक है, जो जम जाती है ना ऊपर उसकी क्रीम, उसको हमें निकाल देना चाहिए। तो वैसे वाला हमें उसको डाइटरी प्रोडक्ट देंगे, दूध उस तरह का होना चाहिए, दही दही भी उस दूध का जमा हुआ हो तो वो खा सकता है पेशेंट, ठीक है। मीट, फिशेस एंड पोल्ट्री जो भी है, फिशेस जो आते हैं मीट प्रोडक्ट्स, वो हमें 2 और उससे लेस हो सके तो ना ही दें इन चीज़ों को, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होता है। नट्स देने हैं, नट्स, सीड्स एंड ड्राई, तो वो हमें वीकली, जैसे कभी कभार 4 से 5 थोड़ा थोड़ा देना है उनको। तो ये एक बार अपने डाइटिशियन से, जो भी आपका पेशेंट है उसको डाइटिशियन से पूछ के ही ये सब दें, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नर्सिंग प्रोसेस। तो असेसमेंट में क्या आएगा सबसे पहले, फिर उसकी हिस्ट्री। When hypertension is initially detected, the nursing assessment involve clarifying monitoring of BP at a frequent interval that and then at a routine schedule interval, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है, अगर हमें बीपी का असेसमेंट करना है तो उसका क्या करना है, मॉनिटर द बीपी एट ए फ्रीक्वेंट इंटरवल, की सुबह इतने 6 बजे क्या, रात 4 घंटे के बाद, फिर उसके बाद 12 बजे, फिर ऐसे 3 बजे, फिर रात शाम को 8 बजे। तो इस तरह से हमें फ्रीक्वेंट बीपी को मेंटेन करना है, ठीक है, बीपी को मेजरमेंट करना है, मॉनिटर करना है। फिर अगर हमें पता चल गया, देन हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है रूटीनली, हमें बनाना है कि आपको सुबह इतने बजे आपका बीपी चेक करना है, तो उस तरह से हम बीपी को बता सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन का बीपी इंक्रीज हुआ। American Heart Association has defined the standard of BP measurement, including condition required before measurement had made, equipment specification and techniques for measuring the BP to obtain accurate and reliable reading। जैसे ये तो आपने फर्स्ट ईयर में आपने कई बार आपको डेमो हुआ होगा कि बीपी किस तरह से लेते हैं। पेशेंट को बोला कि जैसे कि वो कुछ चल के आए तो थोड़ा उनको रेस्ट देना है, अगर उन्होंने चाय पी तो तब उनके 15 to 30 मिनट के बाद लेना है, ठीक है। और आर्म बिल्कुल फ्लेक्स होना, मतलब रिलैक्स होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टाइट होना चाहिए, 2 फिंगर का स्पेस भी होना चाहिए बीच में, जो एंटीक्यूबिटल होता है उससे 2 फिंगर एबव हमारा काफ होना चाहिए, काफ का सर्कमफ्रेंस 2/3 होना है एज कम्पेयर टू हमारी जो आर्म का सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगे, तभी आपको एक एप्रोप्रिएट, एक एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है, जो हम कहेंगे हाँ ये सही है, रिलायबल है। ओके, आफ्टर दैट व्हेन द पर्सन बिगिन एन antihypertensive drug regimens, BP assessment are needed to determine the effectiveness of medication therapy and to detect any change in the BP
and so okay, that may indicate the need of medication in treatment plan. ठीक है? तो ये चीज़ें हमें भी ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई मेडिकेशन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुरू हो गई है तो उसके बाद हमें देने से पहले और देने के बाद का बीपी मेजर करना है कि इफेक्ट हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसको देने की ज़रूरत है मेडिकेशन अभी या नहीं देनी। ये चीज़ें भी एक नर्स को अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में रखना है। मतलब ये हमें चीज़ें ध्यान, ऐसे नहीं कि गए और मेडिकेशन दी और दे दी धड़ाक से, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो असेसमेंट इज़ मेन पार्ट ऑफ आवर क्लिनिक, ओके, मेन पार्ट ऑफ पेशेंट लाइफ। तो हम ऐसे तो नहीं दे सकते ना कि अगर पेशेंट का बीपी है ही नॉर्मल मान लो तो हम भी उसका टाइम है 10 बजे का, दवाई खोली और दी और पिला दी उसको, ऐसा नहीं करना। असेसमेंट पक्का करो, ठीक है। ए कंप्लीट हिस्ट्री इज ऑब्टेन टू असेस फॉर साइन एंड सिम्टम दैट इंक्लूड टारगेट ऑर्गन डैमेज। तो हमें साइन एंड सिम्टम भी देखने की हाइपरटेंशन से कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ है, ये हमारी क्या है असेसमेंट। वेयर स्पेसिफिक टिश्यू एंड आर डैमेज्ड बाय एलिवेटेड बीपी। सच मैनिफेस्टेशन में इंक्लूड एंजाइना पेन, मतलब पेशेंट को ये असेसमेंट में या पेशेंट बताएगा या पूछ सकते हैं आपको लेफ्ट साइड पेन तो नहीं, जो में पेन तो नहीं होता है, ये सब, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत या सांसें ऐसे तो नहीं भारी भारी से लगता है, ये सब पूछ रहे हैं। अल्टरनेशन इन स्पीच, विजन, क्योंकि अगर रेटिनोपैथी हुई तो विजन में प्रॉब्लम होगा। बैलेंस, नोज ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि नोज ब्लीडिंग क्या है कि जो हमारी नर्व वेन्स जा रही है ना, वहाँ पे क्लोट होने की वजह से नोज से ब्लीडिंग शुरू होगा। तो ये ठीक है, जो हमारे सर्वोवेस्कुलर डिसीज का एक रीज़न है, नोज ब्लीडिंग सिम्टम है स्टार्टिंग, जो कभी कभी कई पेशेंट में देखा जाता है। ओके, अगला है हेडेक, डिजीनेस एंड नोजिया। तो ये जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है ना, ये भी देखनी है चीज़ें, ठीक है। साइन एंड सिम्टम भी देखने हैं साथ साथ में। अगला, ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, द नर्स मस्ट ऑल्सो प्ले स्पेसिफिक attention to the rate, rhythm and the character of apical and peripheral pulse to detect effect of hypertension on the heart and the blood vessels, ठीक है। तो जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि रेट कैसा है, रिदम, और आल्सो हम क्या करेंगे, इसको एपिकल पेरिफेरल पल्स की कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑल टुगेदर थॉट असेसमेंट, थ्रू असेसमेंट can yield valuable information about the extent to which the hypertension has affected the body, and about any other personal, social, फाइनेंशियल फैक्टर रिलेटेड टू द कंडीशन। क्या क्या मतलब स्ट्रेस है, क्या फैक्टर है, मतलब ये भी फाइंड आउट करना है थ्रू असेसमेंट। कैन यील्ड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, मतलब हमें प्राप्त करना है खुप्ता सबूत, कहने का मतलब कि अंदर से पता हो क्या रीज़न है पर्सन का, मतलब सोशली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या पर्सनल अनदर पर्सन है कोई इनको परेशान करे, मतलब क्या स्ट्रेस को फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल, सम पेशेंट एबिलिटी टू adhere to an anti-hypertensive medication regimen may be influenced by their financial resources to buy the medication and health। तो ये चीज़ें, ठीक है, कि वो मेडिकेशन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, अगला असेसमेंट का पार्ट। ओके, तो वी डन विद द असेसमेंट। तो हमें क्या है, बीपी प्रॉपर किस तरह से लेना है, क्या क्या, दो तरह के इंटरवल, एक तो ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंट इंटरवल में, और एक रेगुलर रूटीन सीक्वेंस बनाना। दूसरा उसके रिस्क फैक्टर जो है, उसके हिस्ट्री के टाइम पे हमें अनदर
साइन एंड सिम्टम ऑब्टेन कर रहे हैं, जो हमारे अनदर ऑर्गन को तो नहीं कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है बीपी इंक्रीज होने, जो मैंने आपको बताया। तो ये हमारा असेसमेंट पार्ट है, और इन्होंने रिदम, रेट, ये सब भी हमें चेक करना है, तो हमारा काम है। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्नोसिस। तो हम क्या डायग्नोसिस बना सकते हैं? सो नर्सिंग डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द असेसमेंट डाटा। ठीक है, हमारा किस पे डिपेंड है? असेसमेंट डाटा नर्सिंग पे डिपेंड है। नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट में इंक्लूड द फॉलोइंग, जो है इनसफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन द ट्रीटमेंट नॉलेज एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज प्रोसेस। तो ये इन्होंने डेफिशिएंट नॉलेज के लिए बता दिया है। आप अपने दिमाग से और भी बना सकते हैं कि क्या क्या डायग्नोसिस लें हम। नॉन कंप्लेंट्स विद थेरेपेटिक रेजिमेंट्स रिलेटेड टू साइड इफेक्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड थेरेपी। ठीक है, कुछ इन्होंने बनाया जो बुक में है। कोलैबोरेशन प्रॉब्लम या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन बेस्ड ऑन द असेसमेंट डाटा। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन दैट मे बी इंक्लूड, क्या हो सकती है कॉम्प्लिकेशन? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, एमआई, हार्ट फेलियर, ठीक है, टीआईए, सर्वोवेस्कुलर एक्सीडेंट, इसमें सीबीए, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, ये सब चीजें हैं। रीनल इनसफिशिएंट एंड फेलियर हो गया, रेटिनल हीमोरेज हो गया, मतलब वेसल्स उसकी डैमेज हो गई। प्लानिंग, ये हमारे असेसमेंट के बाद ए असेसमेंट आया, फिर से आया डायग्नोस, फिर आया हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आया? द मेजर गोल ऑफ द पेशेंट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीज। अगर वो हमारा गोल है कि उसको समझ आया मुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ मुझे यही समझनी है कि मेरा बीपी इंक्रीज हो रहा है, तो वो तो कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, जैसे मर्जी रहेगा। ठीक है, तो वो हमें ये हमारा ये कि उसको गोल है कि उसको अपना डिसीज कंडीशन के बारे में पता चल चुका है कि उसका क्या है, कितना बीपी रहता है, उसको क्या करना है, उसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन सेल्फ केयर प्रोग्राम, जो मैंने आपको बता रही हूँ कि वो क्या लेना है, उसको क्या नहीं लेना खाने पीने का, तो ये वो भी हमारा एक गोल है। एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अनदर कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन, अब आया हमारा क्या आया? इंटरवेंशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विद हाइपरटेंसिव फोकस ऑन लोअरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बीपी विदाउट एडवर्स इफेक्ट एंड विदाउट द अंडर कॉस्ट। ठीक है, उसका कोई दूसरा इफेक्ट ना पड़े, उसको लेके हमें उसके बीपी को कंट्रोल करना। ठीक है, टू अचीव these goals the nurse must support and teach the patient to adhere to the treatment regimen by implementing नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस। तो ये हमें पेशेंट के साथ क्या करना है? तालमेल बना के, कि उसको समझाना है कि भाई तुम्हें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। टेकिंग मेडिकेशन, आपको यहाँ आप कब कब मेडिकेशन लेनी है, किस टाइम पे लेनी, कितनी लेनी, वो बताना है। ठीक है, ये हमारे गोल्स हैं। गोल्स हमारा तभी पूरा हो सकता है। एंड शेड्यूलिंग रेगुलर फॉलो appointment with the health care provider to monitor their progress and identify and treat any complication of disease or therapy। ठीक, तो ये उसको भी बताना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको झट से हॉस्पिटल आना है। इंक्रीजिंग नॉलेज, the patient need to understand the disease process and how lifestyle change medication can control hypertension. The nurse needs to emphasize the concept of controlling hypertension rather than curing it. मतलब हमें ये नहीं बोलना है, मतलब ये नहीं करना है कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। अब ये करना है कि आपका जो बीपी है that will be come to normal. The nurse can encourage the patient to consult dietitian to help develop a plan for monitoring nutrient intake और weight loss। ठीक है, इसके लिए भी हमें उसको encourage करना है पेशेंट को। The program necessary the program usually consists of restriction of sodium, fat intake, ठीक है, increase intake of fruit vegetables,
implement regular physical activity, explaining that it take 2 to 3 months for the taste bud to adapt the change of the salt intake. ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि अगर आप पर्सन जो है उसको नमक कम खाने के लिए बोला तो उसको बोलना है कि आपको 2 या 3 महीने लग सकते हैं नया टेस्ट डेवलप करने के लिए. ठीक है, and may help the patient adjust the reduce salt intake. ठीक है, the patient should be advised to limit alcohol intake. ठीक है, and tobacco should be avoided because anyone with high blood pressure is already increase the risk of heart. ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था. बिकॉज क्या इन्होंने बोला, बिकॉज anyone with high blood pressure है, ठीक है, is already उसके क्या है, increase risk of heart disease है, and smoking amplifies this risk. ठीक है, स्मोकिंग क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है. अगला, स्मोकिंग उसको उन चीज़ों को, रिस्क फैक्टर को इंक्रीज करता है. स्पोर्ट ग्रुप फॉर वेट कंट्रोल, उसको सपोर्ट करना है हमें. स्मोकिंग इजेशन, ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूस मे बी बेनिफिशियल फॉर अ पेशेंट. अदर can benefit from the family member and friends. Nurse assist the patient to develop and adhere to appropriate exercise regimen. Become a regular activity is sufficient further in weight reduction and these are all okay, and a BP reduction intervention in the absence of any वेट लॉस. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारा क्या कर रही हैं, वेट लॉस को कर रही हैं, जो भी हम बना रहे हैं, चीज़ें प्लान कर रहे हैं. ठीक है, प्रमोटिंग होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर, तो होम में हम जाके उसको क्या बोलेंगे. So BP screening with the sole purpose of cause finding are not recommended by National Health Blood Pressure Education Program because approximately 75% people with hypertension are already aware with the BP level. If asked to participate in the BP pressure screening program, the nurse should ensure that the proper blood pressure measurement technique is being used, that the manometer used as the calivered, and the provision has been made to proved follow-up for any person identify have any elevated BP. Educate time should also be allowed to teach each person screened with what the BP number means. Each person should give a written record of his or her BP pressure at the screen. ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, आप खुद से भी आगे पढ़ लो, आई थिंक आप समझ जाओगे. तो मैं यहाँ पे जो टेबल है यही बता दूँ, मेजरमेंट ऑफ बीपी. सो यहाँ पे क्या है, इक्विपमेंट फॉर अ patient at home, automatic or semi-automatic device with digital display of रीडिंग. ठीक है, ऐसा होना चाहिए इक्विपमेंट. मतलब फॉर द प्रैक्टिशनर मर्करी स्फिग्नोमीटर, रिसेंटली कैलिब्रेटेड एंड्रॉयड मोनोमीटर या वैलिडेटेड एलिवेटर डिवाइस एंड काफ.
ये दोनों चीज़ें, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर पेशेंट अबाउट स्मोकिंग सिगरेट और ड्रिंकिंग 30 मिनट, ठीक है। उससे पहले आपको मतलब 30 मिनट पहले कुछ नहीं लेना है। सिट क्वाइटली फॉर 5 मिनट बिफोर द मेजरमेंट। सिट comfortably with forearm क्या है supported at the heart level on the firm surface with both feet on the ground. About talking while the measurement of is being taken. Instructive जो practitioner जो है, select the size of calf based on the size of the patient. The calf size should be a bladder width at least 40% of the limb circumference, जो मैंने आपको बताया कि इतना circumference होना चाहिए, वही चीज़ें लिखी है। And the length at least 80 of the length of the circumference, ठीक है। The average adult calf size जो है कितना होता है, width उसका 12 से 14 सेंटीमीटर and long होता है 30 to 30 centimeter. Using a calf that is too small will give a high BP. जो ये अगर calf क्या है, टू स्मॉल है तो हाई बीपी देता है, याद रखना है। एंड यूजिंग काफ इज टू लार्ज होगा तो वो क्या करेगा, लो बीपी देगा, मेजरमेंट होगी, ठीक है, कंपेयर टू दी वन टेकन विद प्रॉपरली साइज, जो प्रॉपरली साइज का काफ है। रूटीनली कैलिवेट द sphygnometer. Wrap the calf firmly around the arm. Center the calf bladder directly above the brachial artery, ठीक है। Position the patient's arm at the level of the heart. Palpate this कौन सा, palpate this systolic pressure before auscultation. तो ये कैसे करेंगे, palpate रेडियल से, ठीक है। दिस टेक्निक हेल्प टू डिटेक्ट द प्रेशर एंड auscultative गैप मोर रैपिडली, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए हेल्प करता है, हेल्प टू डिटेक्ट द प्रेशर, हेल्प टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑस्कल्टेटरी गैप, ठीक है। ऑस्कल्टेटरी गैप को पाने के लिए हमारे लिए ये पाल्पेशन वाला मेथड बहुत अच्छा है। आस्क द पेशेंट टू सिट क्वाइटली व्हाइल बीपी इज मेजर्ड बिकॉज द बीपी इज इंक्रीज व्हाइल द पेशेंट इज engaged in conversation, ठीक है। Initially the record BP result in both arm and take the subsequent measurement for the arm with the higher BP. Normally the BP should vary from by no more than 5 mm Hg between the arm. दोनों आर्म का कितना डिफरेंस होगा, नो मोर 5 से ज़्यादा नहीं होगा, 5 mm Hg, ओके। Record the site where the BP was measured and position and the position of the patient, ठीक है, कौन सी राइट या लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल सिटिंग में था या लेइंग में था। इन्फॉर्म द पेशेंट एंड इन्फॉर्म द पेशेंट his or her BP value and what is its means, ठीक है। कि आपको ऐसा नहीं बोलना आपका BP इतना है, आपको बोलना हाँ इतना होता है 120/80 तो आपका इतना है, इससे कम है, यह इतना होना है, ठीक है। एम्फेसाइज द नीड ऑफ द periodic reassessment, ठीक है। and encourage the patient whose BP is measured at home to keep written record, ठीक है, उसका written record होना चाहिए। Interpretation assessment is based on the average of at least 2 reading, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, assessment उस पर हमारी बेस्ड है, ठीक है। if 2 reading differ by 5 mm Hg, additional reading are taken and average reading is calculated from a result। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस होगा। तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, आउटकम्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। नर्सिंग अलर्ट्स पढ़ लेते हैं एक बार। द पेशेंट एंड हुज केयर गिवर शुड बी क्वेश्चन दैट
एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन कैन कॉज हाइपरटेंशन। तो उसको बताना है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव है ना, जो वो क्या करते हैं, हाइपरटेंशन में भी ले जा सकती हैं। लो बीपी और postural hypertension should be reported immediately. The elderly have impaired cardiovascular reflex होता है उसका, and thus are more sensitive to the extracellular volume depletion and caused by the diuretic, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या 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 बोल रहे हैं कि उनमें क्या होता है, रिफ्लेक्स कम होता है। कौन सा? कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। तो एंड आर मोर सेंसिटिव टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डेफिशिएंट। अगर बाहर का फ्लूइड कम हो गया ना, जो हमारी ब्लड सेल का डायरेटिक की वजह से, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो रिफ्लेक्स नहीं कर पाते हैं एकदम से, ठीक है। एंड द सिंपैथेटिक इनहिबिशन, इन ड्रग्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारा एल्डरी पेशेंट का कार्डिक रिफ्लेक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। एंड द टू द सिंपैथेटिक इनहिबिशन कॉज द सिनर्जिक एंटागोनिस्टिक। द नर्स नीड to teach the patient to change position slowly and moving। तो ये जो हाइपोटेंशन हो रहा है ना, तो ये ड्रग्स की वजह से, एक तो डायरेटिक्स और दूसरा सिंपैथेटिक इनहिबिटर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें पेशेंट को यही टीच करना है, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट ड्रग ले रहा है, तो आपको, अगर आप बेड से उठ रहे हैं तो आपको स्लोली उठना है। द नर्स टीच टू पेशेंट टू चेंज पोजिशन स्लोली व्हेन मूविंग फ्रॉम लेइंग टू सिट position and to stand position. The nurse also counsel elderly patient to use sportive device such as handrails. Walking are necessary to prevent, and walker are necessary to prevent from the falls and cause the result of dizziness, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं नर्सिंग अलर्ट में, कि अगर पेशेंट ने बीपी की मेडिकेशन लेता है, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लेता है, तो उसको बताना है कि आपको हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। तो पोस्टल हाइपोटेंशन भी हो सकता है, तो आपको उसके बारे में भी उसको जानकारी देनी है कि किस तरह से उठना है, स्लोली उठना है, ठीक है। ये पूरा था। और एक बार देख लेती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगला है हाइपोटेंशन क्राइसिस, जो मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा दिया है, कोई नहीं, हम इसे नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। मोनोथेरेपी जो मैंने आपको बताई थी, सिंगल डोज, ठीक है, सिंगल डोज ट्रीटमेंट ऑफ सिंगल डोज सिंगल एजेंट, कंटिन्यू केयर फॉलोअप चाहिए उसको, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। रिबाउंड हाइपरटेंशन से बचाना है। अगर पेशेंट ने मेडिकेशन लेना बंद कर दिया, तो वो भी देखना है कि एकदम से इंक्रीज तो नहीं हो गया, ठीक है। रिबाउंड हाइपरटेंशन, यही था। आई थिंक, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इफ़ यू गाइज नीड टू एक्सप्लेन फर्दर दिस, जो मैंने छोड़ दिया है ना टॉपिक, टीचिंग पेशेंट सेल्फ केयर वाला, ये तो इजी सा ही गाइज, तुम खुद से भी मतलब एक बार पढ़ के तुम्हें हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ओके। तो मुझे यही लगता है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है पूरा समझाने की, तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।